हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। और आज का वीडियो है MSN 2 के ऊपर यानी सेकेंड ईयर के ऊपर। ठीक है, चलिए जो है मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो भी लोग हैं सेकेंड ईयर में पढ़िए। अब आपका जो है एग्ज़ाम धीरे धीरे जो है आपका एग्ज़ाम अब होना शुरू हो चुका है। लगभग सभी स्टेट में अब आपका एग्ज़ाम जो है शुरू हो जाएंगे, जो भी स्टेट बाकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप बताता हूं। और मैं भी जो अपना कराना था क्वेश्चन वो मैं अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फरवरी तक जो है मैं करूंगा। जो भी एक आध क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट उसको करूंगा, और बाद में जब फरवरी लास्ट करेगा तो उसके बाद जो है हम लोग छोड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर कहिएगा तो जो है रिवीजन में चलेंगे। ठीक है, बाकी आज जो हम लेकर आए हैं MSN 2 के ऊपर, देखिए क्वेश्चन है आपका, एक है आपका मास्टोइडाइटिस के ऊपर। किसके ऊपर है? मास्टोइडाइटिस के ऊपर, मास्टोइडाइटिस के ऊपर, याद रखिएगा। एक होता है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी अलग होता है, वो जो है ब्रेस्ट के सर्जरी के लिए एक जो सर्जरी तकनीक है वो आपका मास्टेक्टोमी होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे है मास्टोइडाइटिस है, मास्टोइडाइटिस है, समझ गए। इसका जो है चिन्ह, लक्षण, प्री पोस्ट नर्सिंग ऑपरेशन भी लिखना है, समझ गए। चलिए देख लीजिए मास्टोइडाइटिस क्या होता है। कान के पीछे कर्णमूला अस्थि मास्टोइड प्रोसेस की कोशिकाओं में होने वाले संक्रमण को कर्णमूल शोथ यानी मास्टोइडाइटिस कहते हैं। कान से जुड़ी मास्टोइड अस्थि के इंटरनम का पर्दा जो है मास्टोइडाइटिस कहलाता है। ठीक है, ये एन के जगह पे एम कर लीजिएगा। ठीक है, मास्टोइडाइटिस होता है। क्या समझे? तो मास्टोइड जो अर्थी होता है उसके कोशिका में जो है किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन यानी किसी भी प्रकार के संक्रमण होना जो है मास्टोइडाइटिस कहलाता है। एक कान की हड्डी कहाँ होता है? तो एक कान के जो पीछे वाला हड्डी होता है ना, जो आप चारों बगल से देखते हैं कान पर जो लगा हुआ है, उसके जो पीछे वाला हड्डी होता है वो जो है आपका होता है मास्टोइड हड्डी। और उसी में जो है कर्णमूला अस्थि, समझ गए ना, कर्णमूला अस्थि मतलब कान के अस्थि और इसके कोशिकाओं में होने वाले संक्रमण को कर्णमूल शोथ यानी मास्टोइड कहते हैं, समझ गए। चलिए, कान से जुड़ी मास्टोइड अस्थि के इंटरनम पर्दाह का मास्टोइडाइटिस कहलाता है। और किसी भी प्रकार के पर्दा होता है इंटरनम भाग में इससे जुड़ी हुई अस्थि के, तो उसे जो हम लोग मास्टोइडाइटिस कहते हैं, समझ गए। सीधा सीधा समझिए कि कान में जो हड्डी मास्टोइड होता है, कान के पीछे जो कर्णमूल है उसके हड्डी में, उसके अस्थि में किसी भी प्रकार के संक्रमण या इन्फ्लामेशन होना ही जो है मास्टोइडाइटिस कहलाता है। अब इन्फ्लामेशन में क्या होगा? सूज जाएगा, घाव वगैरह हो जाएगा, कोई संक्रमण वगैरह हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, तो यही जो है क्या होता है मास्टोइडाइटिस होता है, कर्णमूल शोथ होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे इटियोलॉजी इसका देखिए, कारण देखिए कि इसका होने का कारण क्या होता है कि जो है कान के पीछे वाला हड्डी कर्णमूल में कर्णमूल अस्थि जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी संक्रमण वगैरह हो सकता है। तो मास्टोइड बोन में चोट लगना, अगर चोट लग जाएगा तो वहाँ के जो कोशिका है क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो जो है उसमें सूजन आ जाएगा, पीप वगैरह भर जाएगा, घाव भी हो सकता है। तो ये जो है चोट लगने से हो सकता है। ठीक है, बार बार ओटाइटिस होना, अब बार बार जो है मध्य कान का संक्रमण होना। किसी को अगर बार बार ओटाइटिस हो रहा है, मध्य कान में संक्रमण हो रहा है, तो जो है क्या होगा उसको ये मास्टोइड जो है मास्टोइडाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है अस्टिचैन ट्यूब में अवरोध होना, जो अस्टिचैन है उसमें अवरोध होना। ठीक है, उसके बाद है एलर्जी होना, किसी भी चीज़ से जो है एलर्जी होना। ये सब जो है आपका क्या होता है? इटियोलॉजी होता है, कारण होता है। तो मास्टोइडाइटिस का कारण क्या है कि मास्टोइड बोन में चोट लगना, बार बार ओटाइटिस होना, ठीक है, और ऑस्टाचैन ट्यूब में अवरोध होना या एलर्जी होना। ठीक है, ये सब कारण बनता है। ठीक है, चलिए देखिए और कारण होगा तो देखते हैं, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो है आप लोग लक्षण देखिए कि इसका अगर किसी को अगर ये चीज़ होता है मास्टोइडाइटिस होता है तो उसको क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। कान के पीछे अस्थि में तेज दर्द, पेन इन मास्टोइड बोन। अब जो कान के अस्थि है उसमें इन्फ्लामेशन, चोट वगैरह या संक्रमण वगैरह से सूजन आ गया है, घाव हो गया है, तो उसमें तो दर्द होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद मास्टोइड बोन लाल होना, जो कान का जो मास्टोइड बोन है वहाँ पे जो है लाल हो जाएगा। ठीक है,
मस्टॉइड प्रोसेस पर सूजन, मतलब जो आपका कर्णमूल है, कर्णमूला अस्थि पर जो है इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाएगा, एडिमा, ठीक है। और जो है कान में प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा तो बुखार भी लगेगा। कान से संक्रमित रक्त स्राव रिसाव होना, मतलब ओटोरिया होगा कि कान से कोई स्राव निकलेगा, ठीक है। सिक्रेशन होगा। श्रवण क्षमता में कमी, हियरिंग लॉस में जो है कमी होगा, ठीक है। उल्टी एवं जी घबराना, वोमिटिंग एवं नौसिया जो है हो सकता है। तो देखिए एक कान में मस्टॉइड बोन में किसी भी प्रकार के क्षति होने से ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। या तो बुखार लगेगा, या बार बार कान से जो है कुछ निकलता रहेगा, स्रावित होता रहेगा, ठीक है। साथ में जो सुनने का क्षमता है, श्रवण शक्ति, वो कम हो जाएगा, उल्टी होगा, जी घबराएगा, ठीक है, बुखार लगेगा, मस्टॉइड प्रोसेस में सूजन हो जाएगा, ठीक है, दर्द होगा कान में। तो ये सब जो है आपका लक्षण होगा, ठीक है। चलिए अब इसका निदान क्या क्या हो सकता है, मतलब इसका डायग्नोसिस क्या क्या होगा, तो देख लीजिए क्या क्या इसका डायग्नोसिस होगा। पहला, किसी भी बीमारी में डायग्नोसिस में आंख बंद करके लिख दीजिएगा हिस्ट्री कलेक्शन, इतिवृत्ति लेना, इतिहास लेना, ठीक है। दूसरा भी कान बंद आंख बंद करके लिख दीजिएगा फिजिकल एग्जामिनेशन, सही हो जाएगा। ये दोनों किसी भी बीमारी के लिए अगर आप लिखते हैं तो सही है, ठीक है। चलिए अब मेन बातें आता है, देखिए अगर किसी भी प्रकार के संक्रमण से अगर उसके अस्थि में कोई प्रॉब्लम आ रहा है मस्टॉइड में, तो जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। अगर कान से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो उस डिस्चार्ज का जो है टेस्ट किया जाएगा, ईयर डिस्चार्ज कल्चर होगा, ठीक है, और कान का एक्सरे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपका सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। तो ये सब जो है आपका होता है क्या चीज़, इन्वेस्टिगेशन होता है, निदान होता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्या चीज़, ईयर डिस्चार्ज कल्चर, एक्सरे और ब्लड इन्वेस्टिगेशन और सीटी स्कैन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसका जटिलता देखिए। अगर किसी को मस्टॉइड बोन में जो है किसी प्रकार के क्षति या संक्रमण होता है तो उसका जटिलता क्या हो सकता है, अगर वो इलाज ना करवाए कान के अपने, तो क्या चीज़ होगा देख लीजिए। मेनिंजाइटिस होगा, उसका जो मेनिंजिस में जो समस्या होगा, ये चीज़ें जो है मेनिंजिस में संक्रमण पकड़ लेगा, या जो मेनिंजिस है जो ब्रेन को और स्पाइनल को ढकता है उसमें जो है संक्रमण हो जाएगा, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। चेहरे पर लकवा, फेशियल पैरालिसिस, चेहरे पर जो है लकवा हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। मस्तिष्क में घाव बनना, ब्रेन अब्सेस, अगर कोई, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आँख नाक कान है वो सब जो है डायरेक्टली ब्रेन नर्व से कनेक्टेड है। तो अगर ब्रेन के आसपास है भी, तो ऐसे में अगर कोई कान में अगर संक्रमण है और वो ज़्यादा दिन तक रहता है तो मस्तिष्क में भी घाव बना देगा, चेहरे पर पैरालिसिस लग सकता है और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, और साथ में लेबरेंथिस भी हो सकता है। क्या चीज़, लेबरिंथाइटिस भी हो सकता है, लेबरिंथाइटिस भी हो सकता है। गले में जो है इन्फ्लामेशन भी, लेबरिंथाइटिस भी हो सकता है, समझ गए। तो ये आपका जटिलता होता है कि चेहरे पर पैरालिसिस, मस्तिष्क में घाव, मेनिंजाइटिस और लेबरिंथाइटिस, समझ गए। चलिए जटिलता समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका चिकित्सीय प्रबंध, चूँकि हम जानते हैं कि ऊपर हम लोग से पूछ दिया है कि इसका जो है सर्जिकल प्रबंध प्री और पोस्ट लिखे, तो हम लोग समझ गए कि वो इस बीमारी में हमें सर्जिकल पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें सर्जिकल सर्जरी भी होता है। तो किसी भी बीमारी में अगर सर्जरी होता हो तो मेडिकल तो होगा ही होगा। तो मेडिकल मैनेजमेंट में दवाई वगैरह होता है, और सर्जरी में जो सर्जरी होता हो उसके लिए उस सर्जरी का नाम लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें कौन कौन सा दवाई देंगे। संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन और जेंटामाइसिन। क्या देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन और जेंटामाइसिन देते हैं एंटीबायोटिक में। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा दवाइयाँ दर्द के लिए एनाल्जेसिक में ट्रामाडोल और डाइक्लोफेनिक सोडियम देते हैं। अगर किसी को दर्द है तो उसे ट्रामाडोल और डाइक्लोफेनिक सोडियम देते हैं। तीसरा दवाई और क्या दे सकते हैं, बुखार भी लगेगा तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। पायरेटिक दवाइयाँ जो कि बुखार को कम करेगा, क्योंकि लक्षण में हम लोग देखें कि बुखार भी लगता है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, दूसरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं सर्जिकल प्रबंध में। मेडिकल मैनेजमेंट में मात्र जो है एंटीबायोटिक दर्द के लिए और उसके बाद बुखार के लिए 3 दवाइयाँ देंगे। अगर उससे नहीं ठीक होता है तो लास्ट में अगर पता चल जाता है कि जो है कान में जो है मस्टॉइडाइटिस हो चुका है, मतलब मस्टॉइड बोन में जो है बहुत ज़्यादा समस्या हो गया है, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो फिर जो है सर्जरी किया जाता है और उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं,
एक को बोलते हैं मैरिंगोटोमी, ठीक है, और एक को बोलते हैं मास्टोइडेक्टोमी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सर्जिकल प्रबंध है। सीवियर इन्फ्लामेशन में निम्न सर्जरी की जाती है। सीवियर इन्फ्लामेशन मतलब होता है कि घातक प्रदाह, मतलब अगर किसी को मास्टोइड बोन में घातक पकड़ चुका है बीमारी और इन्फ्लामेशन यानी चोट घातक लग चुका है या घातक रूप से संक्रमण पकड़ लिया है तो जो है उसको निम्न सर्जरी किया जाता है, ये सर्जरी किया जाता है जिसका नाम है एक का मैरिंगोटोमी और एक का नाम है मास्टोइडेक्टोमी। क्या चीज़? मास्टोइडेक्टोमी। समझ गए? देख लीजिए, मात्र 2 सर्जरी है, याद रखिएगा, मैरिंगोटोमी और मास्टोइडेक्टोमी, ठीक है। देखिए मास्टोइड बोन में अगर सीमित क्षति है तो यह सर्जरी की जाती है। अगर मास्टोइड बोन कान के जो पीछे का जो मास्टोइड बोन है, हड्डी है कान का, उसमें अगर सीमित लिमिट टाइप से अगर लग रहा है कि हल्का फल्का या लिमिट में अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्षति हुआ है, तो उसके लिए मैरिंगोटोमी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मास्टोइडेक्टोमी अगर लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और ये और ज़्यादा फैलेगा आगे, तो जो है इस कंडीशन में जो इन्फ्लामेटेड पार्ट है, मतलब जो ग्रसित पार्ट है, जितना दूर मास्टोइड बोन का ग्रसित हुआ रहेगा कान का, उतना को काट कर हटा दिया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, एक होता है पार्शियल मैस्टेक्टोमी और एक होता है रेडिकल मैस्टेक्टोमी। समझ गए? ये 2 प्रकार से जितना दूर तक जो है इफेक्टेड एरिया होगा कान का, उतना दूर तक उसको जो है काट कर पार्ट को जो है हटा दिया जाता है। 2 प्रकार से, एक पार्शियल रूप से मतलब आंशिक रूप से और एक रेडिकल रूप से किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा सर्जरी जो कि मास्टोइडाइटिस में होता है। समझ गए? चलिए अब देखिए यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध लिखना है कि नर्सिंग प्रबंध बताना है सर्जिकल पेशेंट के लिए। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, किसी भी पेशेंट का अगर नर्सिंग प्रबंध पूछे तो उसको पहले हम लोग देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझिए, मैं समझा देता हूँ। यहीं पे नर्सिंग प्रबंध हमसे पूछा है ना, शल्य क्रिया से पूर्व पूछेगा, शल्य क्रिया से पूर्व, शल्य क्रिया के दौरान और शल्य क्रिया के बाद, 3 अवस्था में जो है आपसे नर्सिंग प्रबंध पूछेगा अगर उस बीमारी में सर्जरी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सर्जरी है तो इसलिए नर्सिंग प्रबंध जो है 3 अवस्था में हो सकता है। एक सर्जरी से पूर्व मतलब सर्जरी नहीं हुआ है तब और होने को है तब, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका जब सर्जरी रूम में ओटी रूम में पेशेंट चल जाएगा उस दौरान का देखभाल प्रबंध, और तीसरा होगा जब सर्जरी रूम से बाहर निकल जाएगा पेशेंट तो उसके बाद क्या क्या देखभाल किया जाएगा, तो ये बाद का होता है। तो ये 3 रूप में 3 अवस्था में नर्सिंग प्रबंध होता है किसी भी सर्जरी वाले पेशेंट का, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नर्सिंग प्रबंध बताइए तो जो है कोई भी नर्सिंग, चाहे बाद का हो, चाहे दौरान हो, चाहे पहले हो, या सीधे अगर आप नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको 4 से 5 पॉइंट पहले तैयार करना है। क्या याद तैयार करना है नर्सिंग प्रबंध के लिए? 4 से 5 पॉइंट। अब ये 4 से 5 पॉइंट कैसे तैयार करेंगे, तो आप दिमाग में रखिए कि ये जो मास्टोइडाइटिस है, ये जो कर्णमूल शोथ है, इसमें क्या क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या क्या होगा। तो समझिए, सबसे पहला आप लोग क्या करेंगे कि सर्जरी होने वाला है तो पेशेंट के लिए पहला पॉइंट तैयार रखेंगे कि पेशेंट को जो है क्या करेंगे, कानूनी प्रक्रिया। अब कानूनी प्रक्रिया में क्या होगा, सर्जरी होने वाला है तो सहमति पत्र लेंगे, पेशेंट को जो है बताया जाएगा, पेशेंट को संबंधी को बताया जाएगा इसके बारे में, सर्जरी के बारे में, और उससे सहमति पत्र ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कानूनी तैयारी, ठीक है। दूसरा तैयारी क्या किया जाएगा, ये सब सर्जरी से पूर्व की बात कर रहे हैं। दूसरा तैयारी करेंगे पोषण संबंधी तैयारी। अब सर्जरी होने को है तो पेशेंट को जो है कैसे कैसे कौन कौन से भोजन देंगे या नहीं देंगे, तो पोषण वाला में लिखेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं सर्जरी से पहले NPO में रखा जाता है, मतलब 6 से 8 घंटे पहले जो है कुछ नहीं मुँह से दिया जाता है। अगर कुछ देना हो तो IV मार्ग से फ्लूइड देते हैं, तरल चीज़ें देते हैं ताकि एनर्जी बना रहे सर्जरी से। तो ये चीज़ हो जाएगा पोषण में। नेक्स्ट लिखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की तैयारी, जांच की, पेशेंट का पूर्ण जांच की तैयारी। अब जांच की तैयारी में कोई भी सर्जरी होने से पहले पेशेंट का कंप्लीट टेस्ट किया जाता है, समझ गए। तो उस टेस्ट में लिखेंगे ब्लड एग्जामिनेशन, जो जो चीज़ें होगा वो चीज़ें उसमें लिखेंगे। यानी ये पॉइंट बाय पॉइंट में बता रहा हूँ और ऐसे ही आपको डील करना है, ठीक है ना। चलिए
अब ऐसे अगर नॉर्मली हम मानते हैं कि अगर नॉर्मली हम मानते हैं कि मास्टोइड वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, तो जो है उसके दर्द है दर्द का देखभाल करेंगे, बुखार है बुखार का देखभाल करेंगे, ठीक है। पेशेंट का कान से शराब होगा तो कान का देखभाल करेंगे, ठीक है, शराबों का देखभाल साफ सफाई करेंगे, ठीक है। पेशेंट को आरामदायक स्थिति प्रदान करेंगे, ठीक है ना। पेशेंट को जो है सांत्वना देंगे और इसी सब के अंदर जो है 2-3 लाइनें लिखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया नर्स से पूर्व देखभाल। अब पूर्व देखभाल में क्या क्या होता है देख लीजिए। आवश्यक सभी जांच होता है सर्जरी से पहले। सर्जरी से पहले लिखित सहमति लिया जाता है। जटिलताओं को पहचाना जाता है कि कोई जटिलता होने पर सर्जरी रुक जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सहारा प्रदान देते हैं क्योंकि पेशेंट घबराने लगता है सर्जरी के नाम सुन के, ठीक है। जैविक चिन्हों को टोटल जांचते हैं, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले डॉक्टरों द्वारा दिए सभी निर्देश को पालन करके दवाइयां देते हैं, ठीक है, और पेशेंट को उचित स्थिति प्रदान करते हैं। सर्जरी से पहले की बात है, ठीक है। अब सर्जरी के बाद की बात करते हैं, तो बाद अगर सर्जरी हो गया है तो फिर भी वाइटल साइन चेक होगा, ठीक है। सर्जरी स्थल पर जो है ब्लीडिंग को चेक करते रहेंगे हमेशा कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया कि पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में जो भी डॉक्टर एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक दवाइयाँ का दिए हैं सबको देंगे, ठीक है। साथ में एंटी इमेटिक, एंटीपायरेटिक और एंटासिड दवाइयाँ का उपयोग करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन के 6 घंटे बाद पानी, उसके कुछ घंटे बाद तरल भोजन दे सकते हैं, ठीक है। ठोस भोजन 2 दिन बाद शुरू किया जा सकता है। तो ये सब सर्जरी के बाद है, ठीक है। उसके बाद सेचुअर का क्लिप रिमूवल के बारे में रोगी को बताना चाहिए। जो सीचर लगा होता है सेचुअर, उसको क्लिप को कैसे जो है रिमूव करना है रोगी को बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ देनी चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति, शांत वातावरण दीजिए। ये सब जो है अथी के बाद है, क्या चीज़ के बाद है, सर्जरी के बाद है, ठीक है। रोगी को नियमित समय पर डॉक्टर को दिखाने आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, चूँकि उसको सर्जरी हुआ है तो रेगुलर अगर नहीं दिखाएगा तो जो है उसमें अंदर ही अंदर कहीं दिक्कत हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए चेकअप जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है पॉइंट बाय पॉइंट में लिख सकते हैं और चाहें तो डायरेक्टली जो है नर्सिंग जो है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद करके लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका मास्टोइडाइटिस समाप्त होता है। क्या चीज़ मास्टोइडाइटिस, समझ गए ना। तो मास्टोइडाइटिस है आपका समाप्त होता है, कर्णमूल शोथ समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग ये क्वेश्चन, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है 10 नंबर में, कि विभिन्न संक्रामक बीमारियों को सूची बनाइए और साथ में किसी एक पर चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, संक्रामक सूची की बात किया जाए तो देख लीजिए कौन कौन से बीमारी है जो कि संक्रामक फैलने वाला है, ठीक है। कोविड-19 बिल्कुल सही बात है। इबोला बिल्कुल सही है, ये भी एक बीमारी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी है। गलसुआ जिसको मम्प्स बोलते हैं। पोलियोमेलाइटिस भी एक जो है संचारित रोग ही है। खसरा, मिजल्स, रेबीज, कुकुर खांसी, वूपिंग कफ, ठीक है, और डिप्थीरिया, टिटनेस, डेंगू, मलेरिया, ये सब जो है आपका फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। संचारित रोगों का एक आपका यहाँ पे दे दिया गया है कि यह एक क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे में फैलने वाला है। समझ गए। कौन कौन से है, कोविड-19 है, इबोला है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, गलसुआ है, पोलियोमाइलाइटिस है, खसरा है, रेबीज है, कुकुर खांसी है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, डेंगू है, मलेरिया है। तो ये सब क्या है आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको याद रखिए। इतना अगर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से कम्युनिकेबल संचारित डिजीज है, लिखे, नाम लिखे और किसी एक पर चर्चा करें। तो देखिए हम अभी तक किस पर चर्चा कर चुके हैं, मलेरिया पर चर्चा कर चुके हैं, डेंगू पर चर्चा कर चुके हैं, टिटनेस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कुकर खांसी पर आज हम लोग करने वाले हैं ये, ठीक है। और उसके बाद जो है खसरा पर हम लोग कर चुके हैं, पोलियोमेलाइटिस पर कर चुके हैं, ये चीज़ समझिए। और जो है उसके बाद हम लोग एक कोविड-19 पर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है ये सारे चीज़ को कर चुके हैं। तो इसमें से अगर जो भी आपको याद रहेगा लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम जो है यहाँ पे कुकुर खांसी के बारे में, कुकर खांसी के बारे में देखते हैं। देखिए कुकर खांसी क्या है, इसके कारण, प्रसार मतलब कैसे फैलता है, उद्भवन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, लक्षण, निदान, रोकथाम, उपचार, नर्सिंग प्रबंध, टोटल चीज़ें कुकर खांसी के बारे में लिखना है। देखिए अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, 5-6 बीमारी का नाम दे देगा और कहेगा कि उसका जो है लक्षण बताइए। सभी का जो है 3
3 लक्षण लिखें। तो इस टाइप से अगर पूछेगा, इसीलिए हम कंप्लीट पढ़ाते हैं ताकि आपसे उसका निदान पूछ दे या लक्षण पूछ दे या उसका उपचार पूछ दे, कुछ भी पूछ दे तो आप आराम से लिख सके। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कुकर खांसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ बोलते हैं। वूपिंग कफ जो होता है आपका क्या होता है? कुकर खांसी। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वूपिंग कफ क्या होता है, तो वूपिंग कफ जो होता है कुकर खांसी, देख लीजिए, कुकर खांसी को काली खांसी या कुकर खांसी वूपिंग कफ जो है कहते हैं। जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जिसमें श्वसन मार्ग में अत्यधिक चिपचिपे म्यूकस के कारण लगातार खांसी आती है। ठीक है, देखिए कुकर खांसी का मतलब है कि यह एक जीवाणु जनित रोग होता है जो व्यक्ति को श्वसन मार्ग में, रिस्पायरेटरी मार्ग में क्या होता है, अत्यधिक जो है चिपचिपे जो है पदार्थ जो है चिपचिपे म्यूकस भरने लगता है, जिसके कारण लगातार जो है व्यक्ति के अंदर खांसी उत्पन्न होता है और यही जो है वूपिंग कफ होता है। ठीक है, क्या समझे? कि समझिए ये आपका श्वसन मार्ग है, ये श्वसन मार्ग है। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है म्यूकस के कारण, म्यूकस भरने के कारण लगातार जो है खांसी होने लगता है व्यक्ति में और यही जो है वूपिंग कफ होता है जो कि जीवाणु जनित संक्रामक रोग होता है। समझ गए? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से जीवाणु है। ठीक है, तो देखिए रोग कारक मतलब रोग होने का कारण, पैथोजन कौन सा है, तो इसका रोग कारक मतलब रोग होने का कारण जो बैक्टीरिया है वो है आपका बर्डीटोला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, ये किस जीवाणु से होता है, तो बर्डीटोला पर्टुसिस, ठीक है ना, बर्डीटेला पर्टुसिस, देख लीजिए बर्डीटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। तो ये रोग कारण हो गया। देखिए यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। पर्टुसिस का प्रसार बोलने, खांसने या छींकने से के समय होता है। ठीक है, देखिए रोग प्रसार कैसे होता है, तो रोग प्रसार जो है बोलने, खांसने और छींकने से होता है। पर्टुसिस का मतलब यही होता है कि बोलने, खांसने और छींकने के समय जो है ये होता है। साथ में यह जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, यह किसके कारण होता है, बर्डीटोला पर्टुसिस के कारण होता है। तो रोग कारण समझ गए, ग्राम निगेटिव होता है ये समझ गए, और यह जो है प्रसार बोलने, खांसने, छींकने से होता है, ये भी चीज़ समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका इनक्यूबेशन पीरियड भी पूछा है, उद्भवन अवधि भी पूछा है। तो देख लीजिए इसका उद्भवन अवधि कितना होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका उद्भवन अवधि चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका उद्भवन अवधि जो है 6 से 18 दिन माना जाता है। यह मुख्यतः 2 से 5 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है, देखिए ये जो होता है वूपिंग कफ, ये जो है आपका कब होता है, तो ये 2 से 5 वर्ष की आयु में जो है मुख्यतः जो है होता है। और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है मतलब जीवाणु को शरीर में प्रवेश करने से लेकर और जब लक्षण जब तक दिखाता है वो जो है 6 से 18 दिन में अपने लक्षण को दिखा सकता है। तो यही जो है इसका इनक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। समझ गए? चलिए इसका लक्षण क्या होता है, अगर किसी को कुकर खांसी होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण सिम्टम्स दिखेगा देख लीजिए। पहला है खांसी होता है तो नाक बहता ही है, रेनोरिया भी होता ही है, अत्यधिक खांसी होना, एक्सेसिव कफ होना, बिल्कुल सही बातें हैं। खांसी के समय कुत्ते के भौंकने जैसी वूफ आवाज़, ठीक है, इसको कुकर खांसी वूपिंग लाइक साउंड जो है होता है। जब लोग खांसता है तब कुत्ते के समान जो है भौंकने जैसे वूफ की तरह आवाज़ आती है। समझ गए? तो ये हो गया। चलिए ये हो गया। बुखार हो सकता है पेशेंट में, ठीक है, अत्यधिक बेचैनी हो जाता है। अब जब देखते हुइएगा कि बहुत ज़्यादा लोग खांसने लगता है ना तो चेहरा लालीपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है खांसी बेचैनी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और उसके बाद उल्टी होना, वोमिटिंग होना पेशेंट के अंदर होने लगता है ज़्यादा खांसी से। ठीक है, उसके बाद चेहरा लाल होना, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा खांसने से चेहरा लाल भी हो जाता है। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है। आप सीधा समझिए ना, कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा खांसने लगता है तो क्या क्या होता है, नाक बहने लगता है, अत्यधिक खांसी होने लगता है, और इसमें जो खांसी होता है वो कुत्ते के भौंकने जैसे बूफ की आवाज़ की तरह होता है। ठीक है, बुखार होता है, अत्यधिक बेचैनी, एक्सेसिव रेस्टलेस हो जाता है,
उसके बाद उल्टी होने लगता है पेशेंट को, चेहरा लाल हो सकता है। तो ये वूपिंग कफ का लक्षण होता है कुकर खांसी का। इसका निदान क्या होता है देख लीजिए। अब खांसी है तो इसका निदान क्या होगा, तो लक्षणों की उपस्थिति का जांच होगा, हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। थ्रोट से स्वैब कल्चर होगा, मतलब जो उसका थ्रोट है, गला का जो स्वैब कल्चर है उसका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये सब जो है नॉर्मली ब्लड का ही टेस्ट होता है और थ्रोट स्लैब कल्चर का टेस्ट होता है, समझ गए। चलिए, तो कुकुर वूफिंग कफ में इतना याद रखिएगा कि लक्षणों की उपस्थिति का जांच, हिस्ट्री कलेक्शन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, थ्रोट स्लैब कल्चर टेस्ट होता है। ओके, चलिए अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे, तो सभी शिशुओं को डीटी के प्रति इम्यूनाइजेशन कराया जाता चाहिए, ठीक है। डीटी मतलब क्या है, डिप्थीरिया टिटनेस, समझ गए ना। डीटी के प्रति मतलब जो आपका डीटी है, डीटी के प्रति इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए। रोगी के दैनिक कार्यों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं अलग रखनी चाहिए। अब जिसको जो है बहुत ज़्यादा लगातार खांसी होने लगता है तो ऐसे पेशेंट को वूपिंग कफ का अक्सर लक्षण रहता है, तो उसको जो है जो भी दैनिक आवश्यक जो बर्तन है या जो भी सामान होगा उसका अलग करना चाहिए, ठीक है। नियत समय पर डीपीटी का बूस्टर डोज देना चाहिए, ठीक है। नियमित समय पर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस का जो है क्या करना चाहिए, डोज देना चाहिए, ठीक है। नियमित समय पर मतलब नियत समय पर, सही समय पर। तो वो तो हो गया रोकथाम। अब उपचार देखिए कैसे किया जाएगा इसका उपचार, ठीक है। देख लीजिए, रोगी को खांसी से आराम दिलाने के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। लगातार खांसी होने से पेशेंट को जो है दिक्कत होगा तो उसके लिए कोडीन युक्त कफ सिरप जो है इस्तेमाल करने के लिए प्रोवाइड देंगे। ये सब उपचार है, ठीक है। रोगी को स्टीम इनहेलेशन लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर ज़्यादा खांसी होने लगे किसी को तो गर्म भाप जो है लेना चाहिए, जिससे जो है आराम मिलता है श्वसन में, ठीक है। तीसरा है आवश्यकता अनुसार रोगी को नेबुलाइजेशन भी दिया जाता है। अगर ज़्यादा खांसी हो रहा हो तो जो है नेबुलाइजेशन भी दिया जाता है और इसके द्वारा जो है श्वास लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोगी को एसपीओ स्तर चेक करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार O2 थेरेपी देना चाहिए, ठीक है। रोगी को जो है SpO2 स्तर चेक करना चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो O2 थेरेपी भी देना चाहिए, ठीक है। रोगी को एंटीबायोटिक दे, एमिकासिन और एरिथ्रोमाइसिन। ओके, समझ गए। छठा देखिए यहाँ पे रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक भी दिए जाते हैं, जैसे पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन, ठीक है। ये क्या करता है, बुखार और दर्द को भी कम करता है, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक्स जो है आप देते हैं, ठीक है। अब इसका नर्सिंग प्रबंध देख लीजिए। नर्सिंग प्रबंध क्या क्या होता है, तो रोगी को पता लगाने के लिए आइसोलेशन में रखें। रोगी को पता लगाकर आइसोलेशन मतलब अलग रखें, क्योंकि यह पर्टुसिस से फैलता है, खांसने, छींकने, थूकने से फैलता है, ठीक है। खांसी आने पर मुंह को कपड़ा रखने की सलाह दे, मास्क वगैरह। रोगी को डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर दे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रोगी को पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए शांत और सुरक्षित वातावरण दे। रोगी को जैविक चिन्ह चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट और इसी पॉइंट के साथ आपका प्रश्न भी समाप्त होता है। वूपिंग कफ यानी कुकर खांसी। कुकर खांसी क्यों होता है, बर्डोटेला प्यूटरस जीवाणु के कारण होता है। 6 से 18 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका रोग कारक तो बर्डोटेला प्यूटरस जीवाणु हो गया, पर्टुसिस, ठीक है। अब इस फैलता कैसे है, तो यह जो है पर्टुसिस जो फैलता है यह छींकने, खांसने और जो है थूकने से जो है फैल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। रोकथाम करने के लिए जो है क्या करेंगे देख लीजिए। उपचार में क्या है कि रोगी को एंटीपायरेटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, SpO2 स्तर चेक करके O2 थेरेपी देंगे, निबुलाइजेशन देंगे, स्टीम इनहेलेशन लगवाएंगे, ठीक है। और कफ सिरप के लिए प्रोवाइड करेंगे कोडीन युक्त, समझ गए। ये हो गया इसका उपचार। रोकथाम के लिए DT का जो है DPT प्रति इम्यूनाइजेशन कराया जाना चाहिए, ठीक है। और रोगी को जो है कार्यों के लिए सभी आवश्यक वस्तु अलग रखना चाहिए और नियत समय पर जो है DPT बूस्टर डोज लगवाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है शिशु में दिया जाता है DPT का टीका, इसीलिए ताकि डिप्थीरिया से, टिटनेस से और पर्टुसिस से बचा जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया रोकथाम। बाकी आप लोग सब कंप्लीट देख ही लिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।